से प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और परोपकारियों में से एक है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1930 को मुंबई में हुआ था। वह भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों में से एक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे हैं। रतन टाटा ने 1990 से 2000 तक टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 2027 में एक संक्षिप्त अवधि के लिए फिर से इस पद को संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया, जैसे टेटली टी, जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस स्टील। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म मुंबई के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा और सोनू टाटा के पुत्र हैं। उनके दादा जमशेदजी टाटा टाटा समूह के संस्थापक थे, जिन्हें भारतीय उद्योग का जनक माना जाता है। रतन टाटा का बचपन कठिन था, क्योंकि जब वह 10 साल के थे उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया, जिन्होंने उन्हें अनुशासन और नैतिक मूल्यों की सीख दी। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य और व्यापार में नैतिकता की महत्ता को समझा। टाटा समूह में योगदान। टाटा ने 1962 में टाटा समूह में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर उत्पादन प्रक्रिया को समझा। यह अनुभव उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें संगठन की नींव से जुड़ने और श्रमिकों के संघर्षों को समझने का अवसर मिला। धीरे धीरे उन्होंने संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य किया और अपनी क्षमता का परिचय दिया। इन 1998 में रतन टाटा ने JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत उस समय आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। रतन टाटा ने इस मौके को पहचानते हुए टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कई बड़े और साहसिक फैसले लिए, जिनमें पुराने और कम लाभकारी व्यवसायों को बंद करना और नई प्रौद्योगिकियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेश करना शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण और विस्तार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें प्रमुख है 1. टेटली टी का अधिग्रहण। ये अधिग्रहण टाटा टी द्वारा किया गया था, जिससे टाटा समूह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चाय उत्पादक कंपनी बन गई। ये टाटा समूह का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने टाटा को एक वैश्विक ऑटोमोबाइल खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। 3. कोरस स्टील का अधिग्रहण। डुअल एंड सेड। टाटा स्टील ने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस को खरीदा, जिससे वह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक बन गई। इन अधिग्रहणों ने न केवल टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, बल्कि रतन टाटा की नेतृत्व क्षमता और साहसिक निर्णयों को भी साबित किया। उन्होंने दिखाया कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकती है। नैतिकता और नेतृत्व। रतन टाटा ने हमेशा व्यापार में नैतिकता और पारदर्शिता पर जोर दिया है। उनके लिए व्यापार सिर्फ लाभ कमाने का साधन नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने का एक माध्यम है। वह एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो कठिन निर्णय लेने में संकोच नहीं करते, लेकिन हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के हितों को ध्यान में रखते हैं। उन्होंने कई बार अपने निर्णयों में व्यक्तिगत लाभ से अधिक समाज के लाभ को महत्व दिया। एक उदाहरण 2008 में देखा गया, जब उन्होंने टाटा नैनो सपनों की कार को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय मध्यम और निम्न के लोगों को किफायती परिवहन साधन उपलब्ध कराना था। हालांकि इस परियोजना को शुरू में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे ये उनके सामाजिक योगदान का एक प्रतीक बन गया।
परोपकार और समाज सेवा रतन टाटा के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनका परोपकारी दृष्टिकोण है। वह हमेशा समाज की बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं। टाटा समूह का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के तहत आता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कला और संस्कृति के क्षेत्रों में काम करता है। रतन टाटा ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी परोपकार को प्राथमिकता दी है। उन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए दान किया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने देश भर में कई शिक्षण संस्थानों को सहयोग दिया है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को भी दान किया है, ताकि वहां के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद मिल सके। व्यक्तिगत जीवन रतन टाटा एक सादा और अनुशासित जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आज तक विवाह नहीं किया है और अपने निजी जीवन को लेकर वे हमेशा संजीदा रहे हैं। हालांकि उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को मिलाया नहीं। वह अक्सर कहते हैं कि उन्हें अपने अकेलेपन से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि यह उन्हें अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने का मौका देता है। सम्मान और पुरस्कार रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो भारत के तीसरे और दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न देशों और संस्थानों से भी मान्यता प्राप्त हुई है। उनके नेतृत्व और परोपकार की सराहना न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में की जाती है। समापन रतन नवल टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं है, बल्कि वे एक प्रेरणा स्रोत, एक दूरदर्शी और एक सच्चे परोपकारी हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि समाज सेवा और नैतिकता के उच्च मानदंड भी स्थापित किए। उन्होंने दिखाया है कि व्यापार और समाज सेवा एक साथ चल सकते हैं, और उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता का असली मापदंड समाज की भलाई में योगदान देना है।